चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनांट्स। हिंदी होता है सारणिक। ठीक है, डिटर्मिनांट का हिंदी होता है सारणिक। ये है क्या, इसको बढ़िया से समझेंगे हम लोग, इसके डेफिनेशन को समझेंगे, जानेंगे। डिटर्मिनांट जो है एक संख्या होता है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। यानी किसका डिटर्मिनांट निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। समझ गए बात को? किसका डिटर्मिनांट निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। चलिए, गुड आफ्टरनून, सब लोग जुड़ गए हैं। शिवम, जयकांत, कुणाल। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। पहला लाइन हम लिखेंगे, डिटर्मिनांट इज ए नंबर associated to a square matrix. Determinant is a number associated to a square matrix. सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है। सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है। एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित होना। सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है। ठीक है, इफ ए बराबर ए आई जे एम बाई एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर यह हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट्स डिटर्मिनांट इज, तो इसका डिटर्मिनांट क्या होगा? यदि ए बराबर इतना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनांट क्या होगा? इसके डिटर्मिनांट को DETA इसके द्वारा सूचित करेंगे, या मोड की तरह संकेत होता है। डिटर्मिनांट का भी मोड की तरह संकेत होता है। और ये हो कितना जाएगा? तो सब व्यवस्था वैसे ही रहेगा जैसे मैट्रिक्स में AIJ था। ठीक है, सब व्यवस्था वैसे ही रहेगा, खाली यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। ये चिन्ह किसका था? बड़ा कोष्ठ का था। यहाँ पर मोड की तरह चिन्ह हो जाता है डिटर्मिनांट का। और इसका ऑर्डर था M/M और इसका ऑर्डर हो जाएगा विथ ऑर्डर M। ऑर्डर M के साथ ये डिटर्मिनांट हो गया। ये डिटर्मिनांट का अगर ऑर्डर पूछे, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो M/M गुणा के रूप में कहते थे, लेकिन इसका अगर ऑर्डर पूछेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिंपल M हो जाएगा। अब इसको समझिए आप, हिंदी भी इसका कर लेते हैं। यदि A बराबर AIJ M/M एक
वर्ग आव्यूह हो तो इसका सारणिक m कोटि के साथ निम्न होता है। जो नीचे लिख रहे हैं वही होगा। DETA यानी डिटर्मिनांट ए, या ऐसे भी संकेत लिख सकते हैं, और EIJ। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनांट प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 इज, इसका डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा? डिटर्मिनांट ऑफ इतना, ये अगर मैट्रिक्स ए इसको कहते हैं, स्मॉल ए से इसको सूचित कर दें, तो इसका डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट होता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगला एक एग्जांपल, डिटर्मिनांट ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स ऐसे लिख दें और इसका डिटर्मिनांट पूछें तो जवाब क्या होगा? नॉट डिफाइन। चूंकि आपको बता दी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकलता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ना है, बताइए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं? डिटर्मिनांट हमेशा किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए हाँ, जयकांत का सवाल आ गया है कि सर डिटर्मिनांट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्यों होता है, वर्गाकार मैट्रिक्स? ये तो परिभाषा है, डेफिनीशन है, डेफिनीशन पे चर्चा नहीं किया जाता है कि अब डिटर्मिनांट इसका नाम क्यों पड़ा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं होगा। ये हमारा नाम एन.के. सिंह है, क्यों एन.के. सिंह ही है, तो ये आपको इस तरह से, इस सब पे क्वेश्चन नहीं। ये परिभाषा है, डेफिनीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही परिभाषित होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका लॉजिकल वैल्यू निकालने का तरीका ये सब दिया हुआ रहता है। तो देखिए
सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है। डेफिनेशन है, ए अगर दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इस तरह से करके इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ऑर्डर एन के साथ। और डिटर्मिनेंट को कैसे लिखना ये भी आपको पता चल गया। मैट्रिक्स बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को खड़ा लाइन यानी मॉड की तरह लिखते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर डिटर्मिनेंट पूछें इस मैट्रिक्स का तो आराम से इसको हम जो है मॉड में लिख लेंगे, चिन्ह बदल के हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए है, ये अगर दिया है 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट पूछे तो नॉट डिफाइन लिखेंगे चूंकि ये स्क्वायर में नहीं है। ये कौन सी में लिखा हुआ है, रो में केवल है, ये स्क्वायर में नहीं है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट परिभाषित नहीं होगा। समझ गए। तो डिटर्मिनेंट एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है, वर्ग आव्यूह का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है, और इस पूरे चैप्टर में इसी डिटर्मिनेंट के बारे में चर्चा करना है। अच्छा, ये तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदले हैं तो चिन्ह कौन सी का लगाए हैं, मॉड का लगाए हैं, नहीं तो प्रायः डिटर्मिनेंट को जो है वो डेल्टा से सूचित किया जाता है। ए डिटर्मिनेंट इज usually denoted by delta। ठीक है, इसका हिंदी हो गया सारणिक को प्रायः त्रिभुज, यानी इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा से सूचित किया जाता है। प्रायः इसको हम डेल्टा से ही सूचित करते हैं, जैसे इस टाइप का 5 1 2 3 4, जो भी डिटर्मिनेंट है स्क्वायर में, इसको हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, प्रायः डेल्टा से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। दूसरा बात कि अगर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर m/n लिखाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में नोट पहला है, नोट दूसरा देखिए, इन डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में परिभाषित होता है तो रो का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। नोट 3, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होता है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। इसका हिंदी हो गया केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है, केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। ठीक है, यानी आप ऐसा कभी भी नहीं देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 डिटर्मिनेंट में मिले, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। हमेशा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेगा, सेम रहेगा डिटर्मिनेंट। अगला एक और नोट है, मैट्रिसेस में क्या लिखाए थे, मैट्रिक्स में लिखाए थे कि मैट्रिक्स का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मैट्रिक्स केवल सजावट है,
संख्याओं का पंक्ति और स्तंभ में केवल सजावट जो होगा वही हमारा मैट्रिक्स है। तो सजावट का मान नहीं निकलता है, लेकिन डिटर्मिनांट जो है हमेशा एक वैल्यू देता है। यानी यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो स्क्वायर में हम डिटर्मिनांट लिख रहे हैं उसका मान भी निकाला जा सकता है। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट can be obtained. The value of a determinant can be obtained. डिटर्मिनांट का मान प्राप्त किया जा सकता है। डिटर्मिनांट का मान प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, होता है कि आप जो समीकरण सॉल्व करते हो, उस समीकरण वन वेरिएबल का समीकरण हो तो उसमें क्या होता है, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन से बन जाएगा। टू वेरिएबल के लिए समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। तो अगर दो इक्वेशन चाहिए तो दो इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हो जाएगा, यानी चार गो का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हम आगे बताएंगे, ये चीज़ आगे है। अभी डिटर्मिनांट क्या है इसको बता रहे हैं, इसका यूज है। इसके यूज से हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं। रैखिक समीकरण जो सीखे ना आप मैट्रिक में, उसको सॉल्व किया जाता है। तो एक इक्वेशन, अगर एक वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसमें एक पॉइंट हो गया, लेकिन दो वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें एक दो तीन चार गो का अरेंजमेंट चाहिए, और डिटर्मिनांट विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर हो जाएगा, तीन वेरिएबल रहेगा तो इसके लिए तीन समीकरण चाहिए। तो यहाँ पर भी 3/3 का है, यानी 1/1, 2/2, 3/3। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर डिटर्मिनांट का आवश्यकता पड़ता है ऐसे रैखिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसी रैखिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका यह डिटर्मिनांट भी है। जैसे मैट्रिक में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि पढ़े हैं, ब्रजगुणन विधि, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, तो तमाम ऐसा विधि पढ़े हैं जिससे इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते थे। यहाँ इस डिटर्मिनांट से भी सॉल्व हो जाएगा, तभी वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। अभी सिंपल आप सीखिए कि डिटर्मिनांट है क्या, इसका मान कैसे निकलेगा। हाँ, इसका उपयोग पर एगो चैप्टर है पूरा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट, इस पर एक चैप्टर है, वहाँ पे इसको हम देखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी सारणी का मान प्राप्त किया जा सकता है। सारणी का मान प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। अब इसमें आइए, अगर मान निकाला जा सकता है तो कैसे निकालेंगे, मान निकाल कर बताइए। तो यहाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनांट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनांट का मान हम कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनांट में कितना अवयव होगा, मात्र एक अवयव होगा, वो अवयव 11 होगा। अब इस फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनांट में अंदर जो भी होता है ना वहीं बाहर आ जाता है, यही इसका विधि हुआ। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, 7 का डिटर्मिनांट कितना होगा, 7 हो जाएगा। -8 का डिटर्मिनांट कितना होगा, कमेंट करके बताइए। -8 का डिटर्मिनांट कितना होगा, कमेंट करके बताइए। -8 का डिटर्मिनांट कितना होगा। शिवम कुमार कह रहे हैं -8 होगा, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि यहाँ पर ही मॉडलस नहीं है, नहीं मंटू सिंह के आईडी से जो जुड़े हैं उनको बता दें,
ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस होता तो +8 होता। ये डिटर्मिनांट है, जो अंदर होगा वही बाहर निकल जाएगा। अंकिता समझिए बात को, मॉड रहता ना, मॉड रहता तो +8 होता, लेकिन ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनांट है। समझ गए बात आप लोग? इसका सही आंसर -8 होगा। जो अंदर रहता है वही निकल जाता है। डिटर्मिनांट का मान माइनस में भी होता है, डिटर्मिनांट का मान नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। डिटर्मिनांट का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये समझ गए कि अंदर जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाद में इसको लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और जो अभी तक लाइक नहीं किया, नीचे एक लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए। मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बाद में इसको आप कॉपी पे लिखिएगा। तो देखिए ये बात यहाँ नोट में फिर सामने आया। मॉडुलस होता है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनांट है। तो यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सारणिक का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सारणिक का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक और देखते हैं, द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट। द्वितीय ऑर्डर मतलब कोटि, आप समझ रहे हो। द्वितीय कोटि के सारणिक का मान, द्वितीय कोटि के सारणिक का मान, ये कैसे हम निकालेंगे? तो देखा जाए यहाँ पर एलिमेंट कैसे लिखना होता है, इसके लिए ट्रिक आपको बता दिए हैं। 11 से शुरू करना है, इधर +1 जुट के बढ़ेंगे और नीचे +10। तो ये 11 आपको 2/2 का लिखना है, 4 एलिमेंट लिखना है। 11 यहाँ का 12, 11 10 21 और यहाँ पर 22। ये हो गया 2/2 का डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, और ई जो होता है सेकेंडरी डायगोनल होता है, सेकेंडरी डायगोनल। पीडी का मतलब हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, और इस सेकेंडरी डायगोनल है। द्वितीय विकर्ण,
तो इसमें क्या होता है कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का गुना करते हैं हमेशा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले प्रिंसिपल का गुना करते हैं, A11 A22 माइनस A21 और A12, और इससे जो वैल्यू मिलता है उस सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2493, चलिए गुना की, पहले इसमें गुना होता है, 2 गुना 3 घटाओ 9 गुना 4, 3 दूना 6, 9 चौका 36 माइनस 30 हुआ। देखिए तो अगर ये मॉड रहता तो वैल्यू प्लस में ना आता, किस में आया, माइनस में आया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी पॉसिबल है और शून्य भी हो सकता है। तो ये मॉड से अलग है, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, इसका ऑपरेशन अलग होता है। तो ये आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट हो जाए तो हमको बता भी देना कमेंट करके कि आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, इसको बनाइए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसका आंसर आप ही लोगों को बताना है। 1 log बेस a इंटू बी log a इंटू यहाँ b और 1, इसका मान कितना होगा? कमेंट करके जल्दी बताइए अगर बताना है तो। इसका मान कितना होगा? चलिए कुणाल श्रीवास्तव आंसर बता रहे हैं, हम देखते हैं। पहले इस प्रिंसिपल डायगोनल में गुना हो जाएगा, 1 इंटू 1 घटाओ, तब सेकेंडरी में गुना हो जाएगा, log बेस a इंटू बी गुणा log b, उल्टा लिख दिया है क्या, ए बी, ए और बी है, क्वेश्चन लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे ए बी ठीक है, यहाँ बी है और यहाँ ए है। हाँ तो log ए बी गुणा log बी ए, ऐसे 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है शिवम, आपका क्वेश्चन में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b बटा log a गुणा, बटा में आ जाता है, log का प्रॉपर्टी है, log a बटा log b, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसका सही आंसर 0 होगा। ये एक log का प्रॉपर्टी है कि log a बेस में b हो, तो इसको हम लिख सकते हैं log a बटा log b, और बेस में जो मर्जी डाल दो आप, ये log का प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी से ही बना है। तो ये log b बटा log a हो गया, आई हो गया log a बटा log b, कट गया और आ गया आंसर। ठीक है, चलिए जयकांत इसमें का सही है, मंटू के आईडी से जो जुड़े हैं उनका भी सही है,
शिवम का गलत था, कुणाल का गलत था, सब लोग अपना जल्दी जल्दी डिलीट कर रहे हैं। अब आइए अगला एक एग्जाम्पल देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मान बताइए। इसका आंसर बताइए। जयकांत का आया 1। देखिए इसमें पहले गुना हो जाएगा, तो सिंपल ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन, माइनस इस दोनों में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ई हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मिलकर कितना हो गया 1। एक्यूरेट आंसर इसका 1 हो जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, बताइए इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताना है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले इसमें गुना होगा तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर इससे इसमें गुना होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी जानते हो किस फार्मूला पर टूटेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और इसके लिए लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और फिर ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब इससे ही कट गया तो माइनस 2y क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, इसका कितना होगा, -2y³ होगा। अब किनका किनका सही है, शिवम कुमार अभी कमेंट कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चला गया स्क्रीनशॉट। विश्वजीत कुमार -2y³, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन देने का मन कर रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, उसमें आप दिमाग लगाइए। x माइनस 1 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका बताइए कैसे बनेगा। इसका कैसे बनेगा बताइए।
जल्दी बताया जाए। इसका आंसर -1 कुछ लोग बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। पहले इसको हम चुन लेंगे, ठीक है। इसको चुन लेंगे, गुना करेंगे x-1 और इंटू x² प्लस x+1, घटाओ इससे इसमें गुना होगा x³ गुना 1। तो अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। कितना होता है a³ माइनस b³। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1 का क्यूब माइनस x³, x³ माइनस 1 माइनस x³ और ये दोनों कट गया, कंप्लीट -1 आंसर आया। इसका कंप्लीट -1 आंसर आया। ठीक है, इसका कंप्लीट आंसर कितना आया -1। तो जिनका जिनका -1 आया है उनका सही है। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, 5 4 -2 3, इसका कितना आएगा। पहले इसमें गुना कर लेंगे, 5 गुना 3 -2 गुना 4, 5 3 15 प्लस 8 23 होगा, 23 होगा। अंकिता 24, गलती हो गया। शिवम 23 ठीक है। मंटू सिंह 23 ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात रहा थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसमें थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए पहले आपको साइन पढ़ना पड़ेगा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर चिन्ह भी परिभाषित है। चिन्ह क्या होता है, सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह, चिन्ह क्या है। तो इसके लिए देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो एक प्लस हो जाएगा बस। सेकेंड ऑर्डर का है तो अल्टरनेट होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। इसको भी याद रखना, ये बेसिक बात हो गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके याद रहेगा आप लोगों से। चलिए, इसी को आधार मानकर बनाना है आपको सवाल को। द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तृतीय कोटि के सारणिक का मान। देखिए, इसमें एक आता है कोफैक्टर और माइनस, सहखंडन और जो है उपखंडन। उस विधि से भी डिटर्मिनेंट का मान निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर उस विधि का यूज नहीं करना है। यहाँ सिंपल तरीका से कैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, उसको यहाँ सीखना है। आगे एक और विधि भी है, उससे भी हम बताएंगे, तो आगे है सिलेबस में। अभी यहाँ जो क्या है, यहाँ है उसको हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे 2 3 4
1 2 3 3 5 2। नहीं, एकदम क्लीन दिख रहा है शिवम। आपका खुद नेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो बगल में एक लैपटॉप खोल के रखे हैं और हम देख रहे हैं, एकदम क्लीन दिख रहा है। बाकी को भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लीन है। ठीक है, चलिए तो इसका मान निकालना है। तो किसी एक रो या कॉलम को चुन लेते हैं, किसी एक रो या कॉलम को चुन लेते हैं, सिंपल विधि है। मान लो हम इसी को चुन लिए, किसी को चुन सकते हैं, R1 चुन सकते हैं, R2 चुन सकते हैं, R3 चुन सकते हैं, या C1 C2 C3 किसी को भी चुन कर बनाएंगे, आंसर सेम मिलने वाला है। हम इसी को चुन लिए, चिन्ह इसका जरूर लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह लिख लेंगे, चिन्ह लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चिन्ह के साथ एलिमेंट लिखेंगे, प्लस के साथ 2 है, और जिस एलिमेंट को लिखेंगे इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद क्या बचा, 2 3 5 2 यहां लिखा जाएगा, 2 3 5 2। इसके बाद अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, प्लस 3 को लिखेंगे चिन्ह के साथ, -3। इसके रो और कॉलम को गायब कर देंगे, 3 के कॉलम और रो को गायब कर देंगे, काट देंगे, डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे। तो क्या बचेगा, 1 3 3 2, प्लस फिर एक 4 को ले लेंगे, इसका रो कॉलम गायब हो जाएगा, 1 2 3 5, और इसको सॉल्व कर लेना। ये 2 हो गया, ये 2 दूना 4, 5 3 15, -3, 2 एकम 2, 3 3 9, +4, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 2 गुना ये कितना हो गया, -11, 3 गुना 2 में से 9 गया, -7, और +4 गुना -1, तो ये हो गया -22 +21 -4, तो ये हो गया 21, ये 26 हो गया, -5 आएगा। बिल्कुल सही आंसर, -5। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे करके आपको 3/3 के डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। किसी एक रो को आप, ये मैजिक है, देखिए इसको भी चुन के आप बनाइए तो भी आंसर यही आएगा। ये सारणिक है, इसका मान किसी भी रो या कॉलम को चुन कर बनाए, आंसर हमेशा हर हाल में क्या होता है, हर हाल में सेम आता है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, लिख लीजिए का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को यहाँ नोट करके हम लिखा देते हैं कि आप इसको याद रखिएगा कि द डिटर्मिनेंट ऑफ
द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी expanded along any row or column, any one row or column कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एक्सपेंडेड along any one row or column, किसी एक कॉलम या स्तंभ से इसको हम लोग विस्तार कर सकते हैं। इसका तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार किसी एक पंक्ति या स्तंभ से किया जा सकता है। किसी से फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, जिससे मन करे आप इसका विस्तार कर सकते हो। इसका वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लेकिन साथ ही एक और नोट में एक और बात लिखाएंगे। फॉर इजी कैलकुलेशन we will expand the determinant along that rows or columns in which number of zeros is maximum। जीरो में केवल एस लगता है तो जीरोज हो जाता है, ई नहीं रहेगा, खाली जीरोज, खाली एस लगता है। आसान हल के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट को वैसे रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे जिसमें जीरो का संख्या अधिक हो। आसान हल के लिए सारणिक को वैसे पंक्ति या स्तंभ से विस्तार करेंगे जिसमें शून्य का संख्या अधिक हो। ठीक है, जैसे यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 0 0 9 किसको लेकर बनाएंगे? कमेंट करके बताइए कौन से रो को लेकर बनाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? किस रो को लेकर बनाएंगे कि हमारा आसान हल हो जाएगा? थर्ड रो को लेकर बनाएंगे, क्योंकि थर्ड रो में जीरो का संख्या क्या है? थर्ड रो में जीरो का संख्या क्या है? जीरो है। जीरो का संख्या यहाँ पे 2 है। थर्ड रो है, इसी को लेकर बनाएंगे क्योंकि इसमें जीरो का संख्या ज़्यादा है। बाकी कोनों को लेंगे तो जीरो का संख्या कम मिलेगा। प्लस माइनस प्लस यहाँ का चिन्ह होता है, तो 0 इंटू इसका रो कॉलम डिलीट हो गया 2 3 5 6। चलिए क्रम यहाँ पे खत्म हो गया। प्लस के बाद माइनस,
अब इसका भी माइनस, एक मिनट, माइनस ज़ीरो है, इसका भी रो कॉलम गायब, 1 3 4 6, 1 3 4 6 प्लस के साथ फिर 9, इसका रो कॉलम गायब करेंगे, 1 2 4 5, तो कितना हो जाएगा, जीरो से गुना होकर ये हुंडे जीरो हो गया, ये भी हुंडे जीरो हो गया, 9 5 एकम 5 माइनस 8, 9 गुना माइनस 3 माइनस 27 हो गया, बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए जीरो को लिए है ना, तो ये दो गो हुंडे जीरो हो गया है, ये दोनों जीरो हो गया है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर दूसरा किसी को चुने रहते तो ये तीनों जिंदा रहता, इसका भी कैलकुलेशन, इसका भी कैलकुलेशन, इसका भी करना होता, आंसर इतना ही आता। समझ रहे हो बात को? अगर किसी दूसरे को हम चुने रहते तो इस तीनों कोष्ठ का ऑपरेशन करना पड़ता, लेकिन जीरो वाला चुने हैं तो फायदा हुआ है, जीरो वाला चुने हैं, केवल एक ही का हुआ है, इसके बाद हम बनाएंगे तो जीरो वाला छोड़ देंगे, खाली 9 को लेंगे, उसी से आंसर मिल जाएगा हमारा। इस शॉर्टकट ट्रिक आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ? सब कोई समझ रहे हैं? चलिए इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि a बराबर 1 3 2 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस 2a। इसका डिटर्मिनेंट आपको बताना है, ठीक है। कलम न्यू है, नया कलम है, थोड़ा मध्यम दिखाई देगा, या एक और कलम हमको मिल गया, रुक जाइए, ठीक है। ए दिया है, डिटर्मिनेंट लिखना है कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, -5 होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन समझा जाए, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए गुना ए का मान कितना है, इसका भी स्याही खत्म है, बहुत कलम में लग रहा है यहाँ। चलिए तो ए कितना है, 1 3 2 1, इसमें गुना करेंगे 1 3 2 1 से। कैसे गुना होगा, रो से कॉलम में, 1 एकम 1, 3 दूना 6, 1 में 3 से 3, 3 एकम 3, इससे कीजिए 2 एकम 2, 1 में 2 से 2, 2 3 6, 1 एकम 1, 6 1 7 हो गया, 3 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 6 1 7 हो गया, ए स्क्वायर निकल गया। अब ए स्क्वायर माइनस 2a चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर कितना है, 7 6 4 7 माइनस 2, ए कितना है 1 3 2 1। अब इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट, तो कितना आएगा, 7 6 4 7 माइनस 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया 5। अब इसी का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो इधर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 5 0 0 5 का, इतना ही ना आया है, तो गुना करेंगे तो 25 घटाओ 0 यानी कुल मिलाकर 25 आया आंसर। ठीक है 25 ही होगा, 25 बहुत लोगों का आ गया, हमारा आ गया तो सबका आ गया, 25 आंसर आ गया, ठीक है।
सबका आंसर कितना आया? 25 आया। अब आइए इस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसका पहले एथी कर लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। चलिए एक और इसमें क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको सोल्व करना है। फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर एक्स 1 0 2 1 3 1 4 इज इक्वल टू 28। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आंसर कितना आएगा? डिटर्मिनेंट का लूसेंट का एक्सरसाइज भी सॉल्व करके डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगा यूट्यूब पर, उसको भी आप लोग बना लीजिएगा। इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा बताइए, एक्स का मान क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स 1 0 2 1 3 1 4 बराबर कितना है? 28, 28 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको बताए हैं वैसे रो या कॉलम को चुनना है जिसमें जीरो का संख्या अधिक हो। तो किसमें जीरो का संख्या अधिक है? फर्स्ट वाला को ही चुन लो ना, फर्स्ट कॉलम को। चिन्ह किसका होता है? प्लस माइनस प्लस का। तो हम यहाँ पहले एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं, प्लस में है, इसका रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा 2 1 1 4, जीरो को छोड़ देते हैं, फिर +3 को लेते हैं, तो इसका रो कॉलम गायब, x1 2 1 इज इक्वल टू 28। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 4 दूना 8 माइनस 1 x माइनस 2 या 8 में से गया 7, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 बराबर 28 या 7x स्क्वायर प्लस 3x 28 इधर आके माइनस में, तो 28 है 6, 28 है 2, 30 है 4, 34 हो जाएगा। 34 गुना 7 आया, तो कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज कितना टूटेगा, जल्दी बताइए। इस 17 दूना 34, एक 17 हो गया और 14 हो गया, 17 और 14 में टूट जाएगा आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 34 बराबर 0। और यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? से x कॉमन स्क्वायर कहाँ से लिख दी? यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो 7x प्लस 17, और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा? 17, 7 दूना 14, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, सात दूना 14 प्लस में 17 दूना 34, फैक्टराइज हो जाएगा। x माइनस 2 7x प्लस 17 बराबर 0, x माइनस 2 को 0 करेंगे और 7x प्लस 17 को 0 करेंगे तो x का मान एक 2 आएगा, एक 7x बराबर -17,
x बराबर -17/7 आएगा। तो आपसे इसमें पूछ रहा था कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पूछ रहा था। अगर इंटीग्रल नहीं पूछे तो ये दोनों हो जाएगा आंसर इसका। आपसे पूछ रहा है फाइंड x, जहाँ पे x इंटीजर है। खैर ठीक है, बिना इंटीजर का रहेगा तो दोनों हो जाएगा, इंटीजर का खाली आंसर कहेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए। एक टाइप का और इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे अगर कह दे फाइंड x एंड y इफ 3yx1 इज इक्वल टू 3241। तो इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, 3yx1 3241 गुना कर लीजिए 3 माइनस एक्स वाई 3 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा। 3 से 3 तो कट जाएगा तो एक्स वाई बराबर 8 हो गया। तो आप हमको बताइए। हाँ टाइम हो गया है, लेकिन ये बेहतरीन एक क्वेश्चन है। आपको यहाँ से x का मान y का मान बताना है। 8 है, x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान 4 हो जाएगा। नहीं, 1 लेंगे तो 8 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। या अगर x का मान हम 2 ले लें तो y का मान 4 हो जाएगा। 2 चौका 8, 2 4 हो सकता है। या x का मान अगर हम 3 तो आएगा, 3 आएगा नहीं, 3 नहीं ले सकते हैं, 3 का गुणक नहीं है 8, तो 3 नहीं लेंगे, 4 ले लेते हैं तो y का मान 2 हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। और अगर x का मान 8 ले लें तो y का मान 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 आंसर इसका हो सकता है। ये नहीं कि आप बराबर कर लीजिएगा तो गलती हो जाएगा। डायरेक्ट बराबर नहीं किया जाता है, डिटर्मिनेंट में ऐसे ही सॉल्व करके बनाया जाता है। डायरेक्ट बराबर आप इसमें नहीं कर सकते हो, समझ गए? तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब आप होमवर्क ले लीजिए, HW होमवर्क में एक्सरसाइज 4.1 NCERT का बनाइएगा। और फिर कल इसी समय पे मिलेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।